हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, स्वागत है। ये मैंने टॉपिक आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, बी अ वॉइस नॉट एन इको, ये टॉपिक मैंने एसए टेस्ट सीरीज के बच्चों को दिया था इसके ऊपर एसए लिखने के लिए। सेक्शनल टेस्ट था, 4 टॉपिक्स थे, 4 में से एक टॉपिक ये था। कुछ बच्चों ने इसके ऊपर लिखा, कुछ बच्चों ने किसी और के ऊपर। अब डिटेल में तो इसका मॉडल एसए मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारे एसए टेस्ट सीरीज के जो पेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ना यहां पे इस टॉपिक से आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं, वो है बात एनेक्डोट की। देखिए, एनेक्डोट्स है ना, हम कहते हैं कि एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करें। एनेक्डोट्स, स्टोरी। नाउ द स्टोरी कुड बी अ फिक्शनल स्टोरी, द स्टोरी कुड बी रिलेटेड टू समथिंग which is associated with a real life incident of a original person, not a fictitious person. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में बी अ वॉइस नॉट एन एको मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत साफ है कि भैया आप अपनी आवाज अगर रेज करना चाहते हो, कोई इशू है, लेट्स से क्लाइमेट चेंज है, लेट्स से टेररिज्म है, लेट्स से साइबर सिक्योरिटी है, या चलो ये तो बहुत बड़े मुद्दे हो गए। आप अपने समाज में आपको लगता है कि पार्किंग इश्यूज हैं, म्यूनिसिपल इश्यूज हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हमारी आदत है कि अरे यार हमको क्या जरूरत पड़ी है कुछ बात करने की, वाई शुड वी रेज आवर वॉइस। कोई और आके बोलेगा तो हाँ, हम उसमें हाँ जी कर देंगे। वी एज ए सोसाइटी हम ना बहुत कंफर्म्ड हो रहे हैं। यहां एक वर्ड होता है कॉन्फर्मिटी, यानी कि हां में हां मिलाने वाली बात, यानी कि हां में हां मत मिलाओ। एको क्या होता है कि आपने अपनी आवाज बोली, हेलो हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रही है। बी अ वॉइस, बी द पर्सन जो कि ऑथेंटिकली, विद करेज, विद रेजिलियंस आप आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। आप दूसरों की बातों को कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं कि कब कोई इंसान आवाज उठाएगा तभी जाके मैं अपनी आवाज उठाऊंगा या उठाऊंगी। यानी कि कॉन्फर्मिटी की बात आ जाती है, कॉन्फर्म नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के आइडियल्स के साथ। तो ये जो पर्टिकुलर एसे है, वैसे तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इसके कंक्लूजन में मैंने एक एनेक्डोट डिस्कस किया व्हिच इज बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ वंगारी मथाई। नाउ whether can we write anecdotes only in the introduction? No sir, you can also write anecdotes towards the end of your essay also. अगर आप अपने एसे के एसेंस को कन्वे करना चाहते हैं, आप फिर से एग्जामिनर को रिकनेक्ट करना चाहते हैं कि आपने क्या स्टैंड लिया था अपने एसे में, उस बात के साथ आप रिकनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एन एनेक्डोट। तो वंगारे मथाई। नाउ अगेन ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी। ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मैं बच्चों को भी कहता रहता हूं हमारे पेड लेक्चर्स में कि आप ना कम से कम 25 to 30 पर्सनालिटीज के बारे जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन पर्सनालिटीज का सहारा ले सकते हैं आप अपने एसे में एज एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए। अब ये जो वंगारे मथाई हैं, ये केन्या में बड़े हुए थे, रूरल एरिया में रहते थे केन्या के, और इन्होंने केन्या जब ग्रो हो रहा था, यानी कि जब ये ग्रो हो रहे थे, तो केन्या भी यानी कि 1960s 70s में डीकोलोनाइज हुआ था, तो केन्या में भी बहुत ज्यादा रैम्पेंट ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा था, जो कि वंगारे मथाई की कम्युनिटी पे बहुत इंपैक्ट डाल रहा था, आसपास के लाइवलीहुड पे बहुत इंपैक्ट कर रहा था, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जो रोजी रोटी है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। 1970s में जैसे वंगारे मथाई हायर एजुकेशन परस्यू करने जाते हैं, उसके बाद उनकी जॉब लगती है, उन्होंने ये नोटिस किया कि बचपन से लेकर अब तक, यानी कि 10-15 साल के पीरियड में सोसाइटी जो है वो शायद एडवांस कर रही है, केन्या एज एन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो रूरल कम्युनिटी के इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। रूरल कम्युनिटीज के जो कंसर्न्स हैं, फॉरेस्ट के इश्यूज हैं, ट्राइबल इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, और गवर्नमेंट और सोसाइटी इन इश्यूज को इग्नोर कर रही है कि अरे यार अभी इस पे मत ध्यान दो, अभी आप इकोनॉमिकली ग्रो करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करो, ये सब होता रहेगा, ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन सब कुछ ये होता रहेगा। नाउ अब वंगारे मथाई के पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो एको कर सकते थे, यानी कि शी कुड हैड फॉलोड द हर्ड मेंटालिटी एंड ओके मेरे को क्या पड़ी है, मैंने जॉब कर ली है, अब मैं शहर में आ गई हूं, अब मेरे को नौकरी मिल गई है, मुझको क्या, सानू की है ना, वो वाली बात आ जाती है। बट she, instead of echoing the prevailing narratives that focus on industrialization, focus on economic growth, she chose that no, I will raise a voice, that I will be the first person to raise a voice for protecting my environment, for promoting sustainable development, for ecological preservation. 1977 में इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना करी, जो कि एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस क्या था, जिसका पर्पस था ट्री प्लांटेशन पे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे और वुमेन राइट्स के ऊपर। इनको बहुत ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, इनको अरेस्ट भी फेस करने पड़े, फिजिकल वायलेंस इनको फेस करना पड़ा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटी, इनका जो हौसला था वो नहीं टूटा।
ये बुलंद रहे अपने इरादों में, परसिवेरेंस के साथ ये आगे बढ़ते रहे। तो इन्होंने बहुत सारी रूरल कम्युनिटीज को, स्पेसिफिकली वुमेन को इंकरेज किया कि यार ट्री प्लांटेशन करो, है ना। और ये ग्रास रूट मूवमेंट पे लेके गए। ग्रास रूट मूवमेंट पे ना कि केवल इन्होंने अपनी इस लहर से ना कि केवल लैंड को, यानी कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको तो रिस्टोर किया, लेकिन औरतों को एम्पावर किया। बिकॉज वाई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड, उनको यहां से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली, और साथ के साथ कम्युनिटी सॉलिडारिटी के ऊपर भी काम किया वंगारे माथाई ने। और इनकी आवाज केवल कीनिया तक सीमित नहीं थी, इनकी आवाज बाहर भी बहुत सारे देशों में गूंजी। और आज ये जीता जागता एग्जाम्पल है जब बात आती है एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इस एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को याद रख लेना। यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या यदि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, ये जो एग्जाम्पल है ये रेवरबरेट करना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रहे। और 2004 में अब, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया कि इनकी आइडियोलॉजी, इनका काम केवल कीनिया तक सीमित नहीं था, बहुत और देशों में भी इनका नाम गूंजा, इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। 2004 में ये पहले अफ्रीकन वुमेन बने जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। और इनकी एक बहुत फेमस सेइंग है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट देन वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार देन लेट्स वॉक टुगेदर। मथाई की जो स्टोरी है इज अ टेस्टामेंट टू द कोटेशन जो मैंने आपको ऐसे के लिए दिया था, जो मैंने बच्चों को ऐसे के लिए दिया था, द पावर ऑफ बीइंग अ वॉइस रादर देन एन इको। शी सॉ अ प्रॉब्लम दैट अदर्स इग्नोर्ड एंड हैड द करेज टू एड्रेस इट डिस्पाइट इमेंस चैलेंजेस। लेकिन उनका जो यूनिक पर्सपेक्टिव था और उनकी जो अनवेवरिंग कमिटमेंट थी अपने इस कॉज के प्रति, उसके चलते सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल और सोशल चेंज आया जिसने कितने सारे और लोगों को इंस्पायर किया। तो इनकी जर्नी एग्जाम्प्लीफाई करती है जो ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ बीइंग अ वॉइस। इनकी जो लेगेसी है वो हमको ये बात रिटरेट कराती है कि जो सही मायने में प्रोग्रेस है, दैट रिक्वायर्स चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड डेयरिंग टू टेक द इनिशिएटिव टू एडवोकेट जिसके लिए आप बिलीव करते हैं, टू एडवोकेट फॉर व्हाट यू बिलीव इन अ वर्ल्ड जहां पे लोग कन्फर्मिटी के साथ, यानी कि लोग हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं और अपनी इनोवेशन को आगे नहीं आने देते हैं, डरते हैं कि यार हमने कुछ अगर डिफरेंट किया लोगों से तो पता नहीं हमको बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा। वंगारे माथाई की स्टोरी ये बताती है कि आप एक्शन लीजिए, घबराइए मत कि उसका आउटकम क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपका एक्शन एक सही कॉज के लिए है तो डू नॉट हेसिटेट। और ऐसी आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी सोसाइटी को बहुत बेहतर बनाएगी। हमारी खुद की जिंदगी में, चाहे पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल है, या चाहे सोशल नैरेटिव की बात करें, लेट अस ऑल स्ट्राइव टू बिकम वॉइसेस जो कि अपनी वैल्यूज और विजन्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ऐसा करके हम एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, हम एक लास्टिंग इंपैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वंगारे माथाई ने किया था अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ। तो यदि आप भी दोस्तों यूपीएससी में ऐसे लिख रहे हैं और मेंस दे रहे हैं इस बारी, और आप टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं, तो मैं आपके साथ दो प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। एक तो है स्लीपी क्लासेस पे योद्धा यूपीएससी ऐसे टेस्ट सीरीज। यहां पे केवल आपको टेस्ट दिए जाएंगे, मॉडल एसेस दिए जाएंगे, राउंड अबाउट 24 मॉडल एसे की पीडीएफ आपको दी जाएगी और आपके एसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये मेंटरशिप कोर्स नहीं है, हाँ इवैल्यूएशन मेरे द्वारा रहेगा। 2700 का ये कोर्स है ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 2 सेक्शनल टेस्ट, 2 एफएलटीज, इसमें कुल मिला के 24 मॉडल एसेस बनते हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन सूरमा ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है, एसए के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपको पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल जूम सेशंस और कॉल फैसिलिटीज भी मिली जाएंगी। आपको मेरे साथ जो भी आपके एसए राइटिंग से संबंधित डाउट्स होंगे वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 4500 का ये कोर्स है। यदि आप एसए की तैयारी कर रहे हैं या यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप एसए का अटेम्प्ट इस बार नहीं दे रहे, अगले साल देना चाहेंगे, तो भी आप अपने आप को एसए में टेस्ट तो जरूर करना चाहेंगे, तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। और हमारा एक और कोर्स है फ्रेंड्स जिसका नाम है ई वैल्यू, 999 का है वो। उसका क्रिएटिव अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप टोल फ्री पे कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। 999 में आपको मैं 10 एसेज इवैल्यूएट करके दे रहा हूं। एसे आपकी चॉइस का होगा, एसे का टॉपिक आपकी चॉइस का होगा। तो 999 में आपको 10 एसेज इवैल्यूएटेड मुझसे मिलेंगे अलॉन्ग विद टेलीफोनिक कॉल फॉर मेंटरशिप। अगर आप चाहते हैं, अगर आप एसे लिखना चाहते हैं और मुझसे इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो जुड़िए ई वैल्यू कोर्स में 999 में। और सबसे अच्छा आइडिया रहेगा कि क्यों नहीं आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक एसे लिख के मुझे भेजें।
बी अ वॉइस नॉट एन एको। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।